इंटर स्टेट सप्लाईज क्या होता है? तो इसके लिए हमें दो चीज का ध्यान रखना होता है। पहला सप्लायर और दूसरा जो लोकेशन ऑफ द सप्लायर है वो, और दूसरा हमारा होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट के अंदर है तो उस केस में जब मैं बोल रही हूँ कि दोनों सेम स्टेट, तो दोनों सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों के दोनों सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा सप्लाईज। बट अगर हम कहें कि दोनों डिफरेंट स्टेट्स में है, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है, या फिर हो सकता है कि एक स्टेट में है और दूसरा इंडिया के बाहर है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज। तो यहाँ पे हमने दो चीज का ध्यान रखा, एक था लोकेशन ऑफ सप्लायर और दूसरा था प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई यूजुअली क्या होता है, रिसिपिएंट का जो प्लेस होता है उसी को माना जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वो अलग भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इमोरल प्रॉपर्टी का एग्जांपल लूं तो उस केस के अंदर जो लोकेशन, जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो होता है जहाँ पे इमोरल प्रॉपर्टी है। वैसे इवेंट में भी होता है, अगर एडमिशन टू एन इवेंट हो तो जहाँ पे वो इवेंट हुआ है उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस है उसको सेपरेटली अच्छे से समझेंगे कि वो क्या क्या प्रोविजन है, क्योंकि वो गुड्स के लिए थोड़ा अलग होता है, सर्विसेज के अलग अलग होता है, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस के लिए अलग होता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के लिए अलग होता है। तो उसके लिए हमारे एक अलग सेशन है जो हमारा फोर्थ सेशन है जहां हम उसके बारे में समझेंगे। तो अभी के लिए बस हमें ये ध्यान रखना है, जब लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज, और अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में है तो हम उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हमारा इंपोर्ट होता है, अगर हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं और जब तक वो कस्टम फ्रंटियर, मतलब अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हम कस्टम से वो सामान निकालना पड़ता है, तो जब तक वो कस्टम से निकला नहीं है तब तक हम हमेशा उसको इंटरस्टेट सप्लाईज मानेंगे। सर्विसेज के केस में भी अगर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं तो उस केस में भी उसको हम हमेशा इंटरस्टेट सप्लाईज मानते हैं। और साथ ही साथ तीसरा एक और है SEZ। जब भी मैं SEZ से ले रही हूँ या उसको दे रही हूँ सामान, तो उसको भी हमेशा हम इंटरस्टेट सप्लाईज बोलेंगे। तो हो सकता है कि मेरा एक SEZ यूनिट है वो कर्नाटका में बेंगलोर के अंदर एक जगह पे है, और दूसरा मेरे एक और काम है जो वो SEZ यूनिट नहीं है बट बेंगलोर के अंदर ही है, और मैंने दो रजिस्ट्रेशन यहाँ ले लिए, एक SEZ यूनिट का और एक मेरा जो नॉर्मल है। तो इन दोनों के बीच में जब मैं कोई सप्लाई करती हूँ तो वो हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई होगी। वो अलग बात है ये दोनों सेम स्टेट में ही क्यों ना हो, तो हमेशा ये चीज भी इंटरस्टेट सप्लाई होगी। तो ये क्यों जरूरी है कि इंट्रा है या फिर इंटर है, उसका ये रीजन है कि जब भी हमारी इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो IGST लगता है, और जब भी हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाईज होती है तो हमारा CGST और HGST लगता है। तो अगर हमारा कोई भी रेट है, अगर मैं बोलती हूँ कि कोई सप्लाई पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो 18% है, तो अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो 9% करके हमारा टैक्स लग जाएगा, 9% CGST और 9% HGST। और अगर कोई भी हमारी इंटर स्टेट सप्लाई हुई तो पूरा का पूरा, अगर रेट ऑफ टैक्स हमारा 18% है तो 18% हमारा IGST लग जाएगा। तो ये था कि इंटर स्टेट सप्लाईज और इंटर स्टेट सप्लाईज क्या होता है, जिसके बेसिस में हम अपना टैक्स डिसाइड करते हैं कि हमें IGST पे करना है या फिर हमें CGST और HGST पे करना है। हमारा कंपनसेशन सेस भी होता है जो कुछ कुछ चीजों में होता है, वो जो सेस है वो अलग से लगता है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता वो इंट्रा या इंटर है, वो अलग से टैक्स लग जाता है।